देखो बाबू लोग, तुम लोग के सेकंड चैप्टर जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसका तुम लोग थ्योरी पार्ट हम तुम लोग के कंप्लीट करा दिए ऑफलाइन क्लास में। इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो है जो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहने का मतलब कि जो आने वाले एग्जाम में जो आएगा, ठीक है। अब इससे पहले वीडियो डाले थे, जो फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन, उसका 2 वीडियो बना के डाले थे। उसमें फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट था, ठीक है। इसमें इसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में ये फर्स्ट पार्ट है। अगर इससे नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे वैसा, तो सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको अच्छा से ध्यान से देखना है। और जो भी तुम लोग से हम क्वेश्चन, जैसे कि हम बता रहे हो कोई भी क्वेश्चन, तुमको अपने माइंड में पहले बोलना है, ठीक है ना। और कोई भी हम क्वेश्चन पूछे तुमसे, जैसे कि हम बता रहे हैं कि यह क्या है, तुमको अपने माइंड में पहले बोलना है कि यह क्या आंसर हो सकता है। उसके बाद हम आंसर तुम बताएंगे, उसके बाद हम आंसर तो बताएंगे। बाकी इससे पहले तुम लोग के माइंड में पहले बोलना है, ठीक है ना, कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको, देखो पहले तुम लोग को बता रहे हैं। जय माँ सरस्वती। इसको पहले गोल्ड लग लो, सरस्वती माता जी की जय। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोलरेला, कोलरेला निम्न में से क्या है। कोलरेला शैवाल है, या जीवाणु है, या प्रोटोजोआ है, या एकल कोशिकीय, या एकल कोशिकीय प्रोटीन है, ठीक है। ठीक है, तो ये बताओ कोलरेला इनमें से क्या है। तो कोलरेला बाबू याद रखना है कि कोलरेला एक प्रकार का शैवाल है। कोलरेला क्या है, तो कोलरेला एक प्रकार का शैवाल है। तो इसका आंसर होना चाहिए शैवाल। क्या है इसका आंसर, तो कोलरेला एक प्रकार का शैवाल है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है। निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रापा, दूसरा में है हाइड्रेला, तीसरा में है जलकुंभी, और चौथा में है कि इनमें से सभी। तो देखो तुम लोग ध्यान देना है, ये ट्रापा या हाइड्रेला जो है जो जलीय जंगली घास है, पर हाइड्रेला जलीय जंगली घास नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए, देखो जलकुंभी भी तुम्हारा जलीय जंगली घास है। ट्रापा, हाइड्रीला और जलकुंभी तीनों तुम्हारा जंगली जलीय घास है, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा कि निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है, तो तुम्हारा ट्रापा भी है, हाइड्रीला भी है और फिर जलकुंभी भी है, ठीक है। तीनों तुम्हारा जलीय जंगली घास है, ठीक है। देखो जलीय जंगली घास किसे कहते हैं। जलीय जंगली घास वे पौधे होते हैं जो जल में उगते हैं और अनियंत्रित रूप से फैलते हैं। ये पौधे जल मार्गों, झीलों, तालाबों और नदियों में पाए जाते हैं और जल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए तुम लोग को हम बताए थे पिछला वीडियो में कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो बताओ तुम काहे कहते हैं, तुम लोग को बताए थे ना हम कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। तुम लोग अपने माइंड में बोलो कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं, ठीक है। इसको तुम लोग क्लास में आएंगे तो तुमको से पूछेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखो कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। मतलब कहा गया है कि पुष्पों में जो स्त्री के पार्ट होता है, इसमें कौन कौन सा इसका भाग होता है। स्टिग्मा है, या स्टाइल है, या ओवेरी है, या फिर इन लोग सभी है, उपयुक्त में से सभी। तो तुम लोग को हम बताए थे ना कि स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। तुम लोग को हम बताए थे इसका कि ऊपर में होता है वर्तिका और नीचे में होता है अंडाशय। तो इनमें से सभी होगा इसका आंसर। इसमें से आंसर, इसका आंसर होना चाहिए इसका डी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसका बता रहे हैं, इसका तुमको देखो, तुमको इसको बता रहे हैं क्या। देखो तुम लोग के हम बताए थे ना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टिग्मा है, नीचे स्टाइल है। देखो ऊपर में स्टिग्मा है, नीचे स्टाइल है और फिर उसके बाद ओवरी है, ठीक है। इसको देखो, देखो देखो ऊपर स्टिग्मा है, उसके बाद स्टाइल है, उसके बाद ओवरी है। तुमको बताए थे, इसका फिगर बताए थे हम। देखो इसमें इसको में दिया गया मादा जननांग और नर जननांग। नर जननांग में फूल में पुमंग होता है और मादा जननांग जयांग होता है। इसका जयांग के तुमको बताए थे कि देखो ऊपर वाला ये वर्तिकाग्र है, जो बीच वाला है इसको बोलते हैं वर्तिका, और जो नीचे वाला रहता है इसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। और इसको देखो पुंकेसर में बताए थे कि ऊपर वाला को परागकोश बोलते हैं और फिर उसके बाद पुतंतु होता है। पुंकेसर के 2 भाग होता है, ऊपर वाले को परागकोश बोलते हैं और उसके बाद जो डंठल होता है उसको बोलते हैं पुतंतु। तो ये सब भी तुमको ध्यान देना है, ठीक है ना।
देखो फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पौधा जलोदविद है। जलोदविद कहने का मतलब जो जल में उगता है, जलोदविद कहने का मतलब जो जल में उगता है। तुम लोग ये क्वेश्चन तुम्हारे पिछला वीडियो में बताया गया था अभी कि सिंघाड़ा जो है जो जलोदविद है। इसके बाद नागफनी, रेशम, ये सब जलोदविद नहीं है, सिंघाड़ा है जो जलोदविद है। इसका आंसर कौन सा है? सिंघाड़ा। सिंघाड़ा है जो जलोदविद है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति होती है कहने का सेंस है कि पराग भित्ति कैसे होती है, एक स्तरीय या द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय या इनमें कई स्तर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द्विस्तरीय। इसका कौन सा आंसर होगा? द्विस्तरीय, ठीक है। देखो पराग की दीवार दो परतों से बनी होती है। बाहरी परत, यह परत बहुत कठोर होती है और स्पोरोपोलिन का बना होता है। तुमको पूछेंगे हम कि बाहरी परत किससे बना होता है, तो स्पोरोपोलिन से बना होता है बाहरी परत, ठीक है, जो बहुत प्रतिरोधी होता है। अच्छा, अब आंतरिक परत क्या होता है कि यह परत पतली और मुलायम होती है जो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। अभी तुम लोग के बाकायदा हम क्लास में लिखाए भी है कि बाहरी परत किससे बनी होती है और अंदर जो परत होता है उसको कौन कौन से बनी रहती है, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है, तो बताओ तुम लोग ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है। तो ईस्ट में प्रजनन बाबू मुकुलन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? तो ईस्ट में प्रजनन होता है मुकुलन के माध्यम से, ठीक है। देखो ईस्ट में प्रजनन मुकुलन के माध्यम से होता है। अच्छा, 7 क्वेश्चन है कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहता है तो इसको बोलते हैं बाबू युक्तांडपी। तुम लोग के बताए थे कि युक्तांडपी या वियुक्तांडपी या एकांडपी क्या कहते हैं, जो तुम लोग के बताए। तुम लोग अपने याद करो, नहीं तो कॉपी तुम लोग देखना, कल वीडियो के बाद तुम लोग कॉपी में अपना देखना, सब लिखाया हुआ है। तो इसका आंसर होगा युक्तांडपी। जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसे बोलते हैं युक्तांडपी। क्या बोलते हैं? युक्तांडपी। 7 क्वेश्चन है कि बैलिस्नेरिया के पुष्प होते हैं। बैलिस्नेरिया के पुष्प होते हैं। अच्छा, इसको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा तुम लोग के, बैलिस्नेरिया के पुष्प होता है, क्या होता है सर। तो देखो जहां भी तुमको परागित होता है लिखा हुआ परागित, इसका मतलब होता है कि बैलिस्नेरिया में किसके द्वारा परागन होता है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि बैलिस्नेरिया में किसके द्वारा परागन होता है। बैलिस्नेरिया में किसके द्वारा परागन होता है, तो बैलिस्नेरिया में बाबू होता है जल द्वारा परागन। क्या होता है? जल द्वारा परागन होता है, ठीक है ना। बैलिस्नेरिया में याद रखना है कि बैलिस्नेरिया में किसके द्वारा परागन होता है, तो जल द्वारा परागन होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है देखो लिखा हुआ है कि बैलिस्नेरिया में जल द्वारा परागन होता है जिससे जल परागन कहते हैं। यह एक प्रकार का जलीय पौधा है जो मीठे पानी में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अनुमील परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है, इसको याद करो बाबू। तुम लोग के सब हम लिखाए हैं कि अनुमूल परागन वाले पौधों में क्या होता है, स्वपरागन होता है या पर परागन। तो अनुमूल परागन वाले पौधे में क्या होता है, बताओ तुम लोग। अनुमूल परागन वाले पौधों में क्या होता है, पर परागन होता है या स्वपरागन होता है। तो अनुमूल परागन वाले पौधे में होता है स्वपरागन। क्या होता है? स्वपरागन होता है, ठीक है। इसके बाद देखो अच्छा, अनुमूल परागन एक प्रकार का स्वपरागन है जो कुछ पौधों में पाया जाता है। इनमें फूल कभी खुलते नहीं है और परागन फूल के भीतर ही और परागकण फूल के भीतर ही, और क्या बोल रहा है कि परागकण फूल के भीतर ही स्थानांतरित हो जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि स्वपरागन ही होगा। यह सुनिश्चित क्या करता है कि स्वपरागन ही होगा, ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि स्वपरागन ही होगा। इसके बाद देखो 10वां नंबर क्वेश्चन देखो। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 10वां नंबर क्वेश्चन है कि परागन मुक्ता होता है क्या? परागन मुक्ता होता है, बताओ, स्पोरोफाइट या युग्मक या नर युग्मक। तो देखो परागकण मुक्त क्या होता है,
तब परागकण को युग्मक बोल सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। पर बाबू यहाँ जब नर दे दिया है, अगर नर युग्मक नहीं रहता तो इसको युग्मक बोल सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ नर युग्मक दे दिया, इसको नर युग्मक ही होगा, ठीक है ना। नहीं तो अगर नर युग्मक नहीं रहता, ठीक है, अब सिर्फ युग्मक रहता तो इसको युग्मक भी लगाए थे, पर यहाँ नर युग्मक दे दिया है तो इसको तुमको नर युग्मक ही लगाना होगा, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परागकण हो सकते हैं, परागकण हो सकते हैं, ठीक है। तो परागकण के बारे में तुम कुछ बताओ, इसको हमको समझ आया कि परागकण हो सकते हैं, मतलब परागकण क्या हो सकते हैं, गैमेलोफाइट या सजावटी में या एलर्जी कारक होता है। तुम लोग के बताए थे कि परागकण से होने वाले एलर्जी को परागकण एलर्जी कहते, तुम लोग को बताए थे ना। तो इसका होगा एलर्जी कारक, क्या होगा इसका, परागकण हो सकते हैं यानी कि एलर्जी कारक, ठीक है। अच्छा, गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है, गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है। तो बताओ तुम लोग को याद आ रहा है कि गुरु बीजाणु मातृ से विभाजन होकर क्या बनता है, जो गुरु बीजाणु मातृकोशिका से बाबू बनता है गुरु बीजाणु, क्या बनता है, गुरु बीजाणु बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, ठीक है। अच्छा, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पुष्पी पौधों में नए युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, पुष्पी पौधों में नए युग्मक का निर्माण किसके माध्यम से होता है। बताओ तुम लोग कि पुष्पी पौधों में नए युग्मक का निर्माण किसके माध्यम से होता है। तो लघु बीजाणु मातृकोशिका के विभाजन से नए युग्मक का निर्माण होता है, तो इसका आंसर होगा डी, लघु बीजाणु मातृकोशिका, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो तुम लोग के लिखाए थे कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, सेब के और तुमको स्ट्रॉबेरी के बारे में तुम बताए थे ना, किसका बाबू पुष्पासन खाया जाता है, किसका आंसर होगा सेब। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा सेब। देखो तुम लोग के फिगर भी दिया हुआ है, ये तुम्हारा हो गया फल भित्ति है, ठीक है। और देखो पुष्पासन देखो किनारे वाला जो हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। अब स्ट्रॉबेरी के देखो यहाँ पे पुष्पासन होता है, ठीक है, समझ रहे हो। इसके बाद है कि वायु परागन किसमें नहीं होता है, वायु परागन किसमें नहीं होता है। तो बताओ घास में कि मक्का होगा कि गेहूं होगा या सैलेबिया होगा, सैलेबिया होगा, इसको सलाइवा भी बोलते हैं, इसको सलाइवा भी बोलते हैं या सैलेबिया भी बोल सकते हैं, कोई भारी बात नहीं, दोनों रहता लिखा हुआ। तो बताओ वायु परागन किसमें नहीं होता है, वायु परागन किसमें नहीं होता है। तो घास में, मक्का में और गेहूं में सब में वायु परागन होता है, पर सैलेबिया में कीटों के द्वारा परागन होता है। क्या होता है, सैलेबिया में होता है बाबू कीटों के द्वारा परागन, तो इसका आंसर होगा डॉग। देखो सलाइवा में परागन मुख्य रूप से कीटों द्वारा होता है, विशेषकर मधुमक्खियों द्वारा, कीटों द्वारा तो होता है, बाकी ज्यादातर मधुमक्खियों द्वारा होता है, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद है कि बीज चोल खाया जाता है, बीज चोल खाया जाता है, सीड कोट मतलब उसका जो कवर रहता है उसको खाया जाता है। तो कौन सा फल में बोल रहा है कि बीज चोल खाया जाता है, तो शरीफा का या सेब का या नारंगी का या इनमें से सभी को बीज चोल ही खाया जाता है। तो नहीं, सेब को तो तुमको बताया हम भी कि इसका पुष्पासन खाया जाता है, पर शरीफा के है जो बीज चोल खाया जाता है, ठीक है, शरीफा को है जो बीज चोल खाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, बीज चोल के तुमको कुछ हम उदाहरण बताते हैं कि बीज चोल के और तुम्हारा उदाहरण क्या क्या है, ठीक है। देखो बीज चोल के कुछ उदाहरण क्या क्या है कि लीची भी बीज चोल के ही उदाहरण है, इसका बीज चोल ही खाया जाता है, जायफल है या अनार है या रामबुतान है। तुमको ऐसा दे देगा कि इनमें से किसका बीज चोल खाया जाता है, तो अगर ईच रहेगा, लीची रहे या जायफल रहे या अनार रहे या रामबुतान रहे या इससे पहले तुमको क्या बताया हम, शरीफा रहे, इस सभी को तुम्हारा बीज चोल ही खाया जाता है, ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं तुम लोग बताओ कि भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र है। तुम लोग बताए थे ना कि भ्रूणपोष होता है बाबू त्रिगुणित होता है, युग्मनज होता है द्विगुणित, तुम लोग के हम बताए थे। अब भ्रूण भी होता है, युग्मनज से जब भ्रूण मतलब वो द्विगुणित रहता है, पर भ्रूणपोष जो रहता है ये त्रिगुणित रहता है। भ्रूणपोष कैसा रहता है, त्रिगुणित रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैट यानी थीरियन, ठीक है। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर कि जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं।
भ्रूणपोष से जाइगोट जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जाइगोट से भ्रूण बनने की क्रिया को बोलते हैं भ्रूण जनन। क्या बोलते हैं? भ्रूण जनन। इसे तुमको ध्यान देना है। किसको? जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को बोलते हैं भ्रूण जनन। क्या बोलते हैं? भ्रूण जनन बोलते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? परिभ्रूणपोष क्या है? किसका बचा हुआ भाग है? तो तुम लोग के बताए थे ना, तुम लोग के बताए थे कि पादपों में जब बीजांड काय जब बच जाता है ना बाबू, बीजांड काय जब बच जाता है तो उसी को भ्रूणपोष कहते हैं। तुम लोग के हम बताए थे कि जो बीजांड काय बचता है पतली झिल्ली के रूप में बचता है। ठीक है, पतली झिल्ली के रूप में रहता है। ठीक है, और उसी को भ्रूणपोष कहते हैं। तुम लोग इसको क्या है, क्या जो भ्रूणपोष के बारे में जो लिखा है ना, इसको तुमको बुक में पढ़ना है। तो बीजांड काय के बचा हुआ भाग को ही भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए। अच्छा, भ्रूणपोष के बारे में देखो और आगे कुछ लिखा हुआ है कि कुछ पादपों में बीजांड काय का कुछ बचा हुआ भाग एक पतली झिल्ली के रूप में रहता है, जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस में एरिल पाया जाता है? इनमें से किस में एरिल पाया जाता है? क्या है? इनमें से किस में एरिल पाया जाता है? तो इसका देखो, एरिल पाया जाता है तो इसमें जो लास्ट वाला जो है ना मिनीरिस्टिका, इसमें एरिल नहीं पाया जाता है। एरिल मतलब क्या, आप समझा? एरिल मतलब इसका क्या बोलते हैं कि इसका मतलब देखो, फल में देखो लास्ट में झिल्ली रहता है, लास्ट में झिल्ली रहता है ना। तो तुम्हारा आम या लीची या शरीफा सब में तुम्हारा देखो उसमें लास्ट में तुम्हारा झिल्ली रहता है। पर ये जो है मिरीस्टिका है, इसमें तुम्हारा झिल्ली नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अच्छा 21 नंबर क्वेश्चन है कि एनाट्रोपस बीजांड होता है। तुम लोग क्या बताए थे कि देखो बाबू, हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है एनाट्रोपस बीजांड है। एनाट्रोपस बीजांड नहीं बताया कि एनाट्रोपस बीजांड उल्टा होता है। तुम लोग बताए थे कि बीजांड 6 प्रकार का होता है बाबू। ठीक है, तो इसमें एनाट्रोपस बीजांड हम लोग के बुक में दिया हुआ था। तो एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, एनाट्रोपस बीजांड होता है उल्टा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? तुमको कुछ पहले बताए थे कि परागकण की उत्पत्ति किससे होता है, और इसमें तुमको बताना है कि भ्रूणकोष की उत्पत्ति किससे होती है। ठीक है, भ्रूणपोष की उत्पत्ति, भ्रूणपोष नहीं, भ्रूणपोष और भ्रूणकोष में अंतर है बाबू। तब भ्रूणकोष की उत्पत्ति होती है गुरु बीजाणु से। ठीक है, भ्रूणकोष की उत्पत्ति किससे होती है? तो गुरु बीजाणु से। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि जनन छिद्र का क्या कार्य होता है? जनन छिद्र का क्या कार्य होता है? अच्छा, तुम लोग यही पर बताओ कि जनन छिद्र मिलता है किसमें? हम जान रहे हैं कि जनन छिद्र का क्या कार्य पर बताएंगे, पर इससे पहले बताओ कि जनन छिद्र मिलता है किसमें? तो बाबू लोग, जनन छिद्र मिलता है परागकण में। परागकण में लिखा है कि देखो जहां जहां बाबू यहाँ पे जो लेयर है जो हटा हुआ है, यहाँ पे जनन छिद्र है। तो जनन छिद्र मिलता है पहले परागकण में। अब जनन छिद्र का कार्य क्या है? तो जनन छिद्र का कार्य क्या है कि पराग नलिका का परिवर्तन, यानी कि पराग नलिका का निर्माण कराना, उसी को जनन छिद्र का काम है, उसी के सहारे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए सी, कि पराग नलिका का परिवर्तन या निर्माण। ठीक है, ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि बिना निषेचन फल के विकास को क्या कहते हैं? बिना निषेचन फल के विकास को क्या कहते हैं? तो अनिषेक जनन या अनिषेक फल या भ्रूणकोष विकास या भ्रूणपोष विकास। तो बिना निषेचन के फल के विकास को कहते हैं बाबू अनिषेक फल। क्या बोलते हैं? अनिषेक फल। और बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, बिना निषेचन के जो फल बनता है उसे बोलते हैं अनिषेक फल, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं अनिषेक फलन। तो तुम्हारा दो क्वेश्चन से बन गया। बिना निषेचन से फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अनिषेक फलन। और जो फल बनता है उसे बोलते हैं अनिषेक फल। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनिषेक फल। लघु बीजाणु की आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु के आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं? तो तुम लोग इसको बताओ कि एंडोथीसियम बोलते हैं, कि एंटाइम बोलते हैं, कि टेपिटम बोलते हैं, कि या मध्यस्तर बोलते हैं। तो लघु बीजाणु के सबसे आंतरिक कोशिका को बोलते हैं बाबू टेपिटम। क्या बोलते हैं? टेपिटम। अच्छा, अब ये बताओ कि भ्रूणकोष
कैसी संरचना है, भ्रूणकोश की संरचना कैसी है। अब तुम लोग के बाबू इसको बताना होगा कि भ्रूणकोश की संरचना कैसी होती है, 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय, या 8 कोशिकीय 7 केंद्रकीय, या 7 कोशिकीय 6 केंद्रकीय, या डी में है कि 8 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रकीय होता है। तो तुम लोग इसको ध्यान रखना है कि भ्रूणकोश की संरचना में 8 कोशिका होता है, 7 कोशिका होता है, ठीक है। ए में ये बार जो आंसर जो होगा कि 7 कोशिका होता है, ठीक है, पर 8 केंद्रक होता है। भ्रूणकोश में 7 कोशिका होता है और 8 केंद्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, ठीक है। अच्छा 27 नंबर क्वेश्चन है कि सेमल में किसके द्वारा परागण होता है, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है, ठीक है। तुम लोग को इसको याद रखना है कि सेमल में चमगादड़ द्वारा परागण होता है। सेमल में किसके द्वारा परागण होता है, तो चमगादड़ द्वारा। इसको तुम लोग याद कर लेना कि सेमल में परागण होता है चमगादड़ द्वारा, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन द्विगुणित है, इनमें से कौन द्विगुणित है। तो बताओ अंड कोशिका या सहायक कोशिका, ये तीनों बताओ, तीन को में कंफ्यूज तुमको होगा कि अंड कोशिका या सहायक कोशिका या ध्रुवीय केंद्रक, बताओ, या एंटीपोडल कोशिका, बताओ इनमें से कौन है जो द्विगुणित होता है। तो तुम लोग को बताए थे कि बाबू लोग जो बीच वाला जो है ना, जो बीच वाला जो है तुम लोग को बताए थे भ्रूण उसका में कि जो बीच वाला होता है ना भ्रूण कोश में जो बीच वाला होता है ध्रुवीय केंद्रक द्विगुणित रहता है, ठीक है। उसी में ना जी 7 को कोशिका हो गया और एक में 2 को केंद्रक होता है, वही वजह से भ्रूणपोष में 7 को कोशिका रहता है, ठीक है। पर जो बीच में जो होता है उसमें 2 को केंद्रक रहता है, तो उसी को ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं हम लोग। तो यही ध्रुवीय केंद्रक द्विगुणित हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कट हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बीजांडकाय में पाए जाने वाली संरचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था है उसे क्या कहते हैं। इसको फिर से पढ़ो कि बीजांडकाय में पाए जाने वाली संरचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था है उसे क्या कहते हैं। बताओ इसको क्या बोलेंगे, इसको बताओ बाबू, इसको क्या बोलेंगे। तो इसको आंसर होगा कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका। क्या हो जाएगा, गुरु बीजाणु मातृकोशिका। देखो बीजांड इसमें जो रहेगा ना, इसको तुमको लघु लगानी नहीं है। तुम लोग बताएं जहां भी लघु रहेगा यानी मेल पट रहेगा, ठीक है। तुमको इसको क्या करना है, इसको जहां भी तुमको बीजांड रहेगा, जहां भी फीमेल पट रहेगा तुमको लघु नहीं लगाना। लघु मतलब मेल पट हो गया, तुमको ध्यान देना, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका मजाक हो जाएगा क्या कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि पोरोगैमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है। पोरोगैमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है, तब बीजांड द्वार के द्वारा। अच्छा ये पोरोगैमी क्या है सर, न समझ में आ रहा है सर, तो ठीक है इसको भी हम लिखा देंगे, ठीक है ना, कि पोरोगैमी क्या है इसको तुमको लिखा देंगे। तो पोरो याद रखना है कि पोरोगैमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है, तो बीजांड द्वार के द्वारा, बीजांड द्वार से, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो पोरोगैमी वह प्रक्रिया है जिसमें पराग नलिका बीजांड द्वार के माध्यम से भ्रूणपोष में प्रवेश करती है, भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, ठीक है। क्या है, अच्छा देखो अब जाके 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवृत बीजी पादपों में बीज के निर्माण के समय द्विगुणित केंद्रक परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाता है कि आवर्त बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्विगुणित केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है बाबू, तो भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आवर्त बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्विगुण जो बीच में बताया तो कुछ पहले जो द्विगुणित होता है वो तुम्हारा भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। परिवर्तित हो जाता है किसमें, भ्रूणपोष में। और जो ये है जो अंड कोश का जो रहता है, जनन कोश का रहता है, ये तुम्हारा भ्रूण बन जाता है, ठीक है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पराग कोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता है। पराग कोश का भित्ति है, इनमें से कौन कौन होता है। अंतःशिशम में तो होता है जी, मध्य परत भी पढ़े थे और टेप्टियम भी पढ़े हैं, पर ये हम नहीं पढ़े हैं सर। ये टेंगुमेंट क्या है,
ये हम नहीं पढ़े हैं, तो यानी कि यही आंसर हो जाएगा। ये तो अंतःस्थितियम भी पढ़े हैं, मध्य परत भी पढ़े हैं, अभी भी टेपिटम भी पढ़े हैं, पर ये वाला हमको अनजान लग रहा है, समझ रहे हो। यानी कि ये हो गया इंटेंगुमेंट है, इंटेंगुमेंट, ठीक है, इसका आंसर होगा यही होगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि अंडाशय विकसित होकर क्या बनता है। तो बाबू लोग तुम लोग के हम ऑफलाइन क्लास में सुन लेते हैं, कितना बार ही बोल देंगे, ये जब चला कुछ नहीं चला, जब चैप्टर सेकंड चैप्टर है, इसमें उसको बहुते बार बोल दिए होंगे कि अंडाशय मैया विकसित बाबू विकसित होकर अंडाशय बाबू फल बनता है। बहुते बार बोले होंगे कि देखो बाबू अंडाशय विकसित होकर फल बनेगा, बीजांड विकसित होकर बीज बनेगा। मैया लोग देखो, अंडाशय विकसित होकर फल बनेगा, बीजांड विकसित होकर बीज बनेगा, तो क्या होगा, अंडाशय विकसित होकर फल बनेगा, ठीक है। अच्छा, आवर्त बीजी में कितने लघु बीजाणुमात्री कोशिका आवश्यकता होगी जिसमें 100 परागकण बन सके। ठीक है, इसको ध्यान देना ये है कि एक लघु बीजाणुमात्री कोशिका में 25 को परागकण बनता है। क्या होता है, एक लघु बीजाणुमात्री कोशिका से 25 परागकण बनता है, तो यानी कि 100 को परागकण बनाना है, 100 परागकण बनाना है भैया, 100 परागकण बनाना है। नहीं देखो, एक लघु बीजाणुमात्री कोशिका में क्या होता है, एक लघु बीजाणुमात्री कोशिका से 4 परागकण बनता है। क्या होता है, एक लघु बीजाणुमात्री कोशिका से 4 परागकण बनता है, यानी 100 को परागकण बनाना है तो 100 में 4 से भागा दें तो यानी कि 25 होगा। इसका आंसर होना चाहिए 25। बाकी समझ लो कि एक लघु बीजाणुमात्री कोशिका से 4 परागकण बनता है, यानी 25 से बनेगा 100, 25 से 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए कितना, इसका आंसर देखो ये गलत कर दिया गया है, इसको होना चाहिए 25, ठीक है ना। इसको तुमको याद रखना है कि इसका आंसर तुम्हारा 25 होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो तू अच्छा से भी इसको पे लिख लो, बकायदा इसको अच्छा से लिख लो, ठीक है ना, कि एक लघु बीजाणु से क्या बनता है। देखो इसको याद रखना है, इसको देखो तुम अच्छा से हम लिख देते हैं कि इसमें तुम्हारा ए आंसर होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर होगा कि आवर्त बीजी में कितने लघु बीजाणुमात्री कोशिका आवश्यकता होगी जिससे 100 पराग नलिका बन सके। तब 25 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा चौथा जो दिया हुआ डी तुम्हारा गलत दिया हुआ, ठीक है, चौथा क्या है, गलत दिया हुआ है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखो कि बीजांड विकसित होकर क्या बनता है। अरे इसको तो 1 मिनट पहले ही बताया जी कि बीजांड विकसित होकर बीज बनेगा, अब अंडाशय फल विकसित होकर फल बनेगा, तो इसका तो बीज आंसर होगा, ठीक है। फिर क्या है 36 नंबर क्वेश्चन है कि बहुभ्रूणता किसमें पाया जाता है। बहुभ्रूणता किसमें पाया जाता है, तो बताओ बाबू, बहुभ्रूणता के बारे में तुम लोग लिखाए हैं, बहुते बार लिखाए हैं, बहुते बार बोले होंगे कि बहुभ्रूणता बाबू किसमें पाया जाता है, नींबू में, टमाटर में, या हल्दी में, या आलू में। तो बताओ, नींबू और संतरा में बाबू होता है क्या, नींबू और संतरा में बहुभ्रूणता होता है, ठीक है। तो नींबू और संतरा में क्या हो जाएगा, बहुभ्रूणता, इसमें तो नींबू है, तो यानी कि इसका नींबू आंसर होगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है बाबू लोग कि पुष्पी पादप का इनमें से कौन सा भाग या कौन सा अगुणित होता है। पुष्पी पादप का इनमें से कौन सा अगुणित होता है, बताओ हमको क्या होता है। तो तुम लोग के तो हम बताए थे कि युग्मक जहाँ भी रहेगा वो अगुणित रहेगा, ठीक है। युग्मक जहाँ भी तुमको रहे, चाहे नर रहे चाहे मादा रहे, अगर युग्मक रहेगा तो वो अगुणित रहेगा बाबू, ठीक ना। तो इसको में नर युग्मक का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, नर युग्मक, ठीक है, इसका नर युग्मक का आंसर हो जाएगा। अच्छा 38 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त बीजी पौधों में पुंकेसर हैं। आवर्त बीजी पौधों में पुंकेसर क्या है, तो पुंकेसर है बाबू, आवर्त बीजी पादप में पुंकेसर क्या है, बताया जाए। आवर्त बीजी पादप में बाबू पुंकेसर तुम्हारा नर जननांग है, क्या है, पुंकेसर तुम्हारा नर जननांग है, ठीक है। अच्छा, इसका तो आंसर पहले ही दे दिया गया है कि पराग कोश की सबसे अंदर की परत टेपिटम है, जिसका मुख्य कार्य क्या है, जिसका मुख्य कार्य क्या है बाबू, जिसका मुख्य कार्य क्या है, पोषण प्रदान करना, ठीक है। टेपिटम के तुम लोग को बताया था ना कि टेपिटम का कहा जाता है पोषण प्रदान करता है, तुम लोग को बताए थे ना, ठीक है।
ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया ना, तुम्हारा क्वेश्चन बाबू 38 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको तुम लोग के अच्छा से इसको नोट करना है। सेकंड चैप्टर में पार्ट 1 में इसको कितना समझो कि 39 क्वेश्चन बताए थे जी, टोटल 39 क्वेश्चन हुआ है। इसको तुम लोग के अच्छा से नोट डाउन करना है, ठीक है ना। अब वीडियो के बाद तुम लोग लाइक नहीं करता है और इस पर कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है ना। तुम लोग कमेंट भी नहीं करता यार, वीडियो पर लाइक करो, कमेंट करो और इसको पूरा शेयर करो। तुम लोग सपोर्ट करके नहीं बढ़ेगा जी, हमें बताओ। इसको तुम लोग लाइक करो, कमेंट करो, पूरा शेयर करो। इसलिए हम ज्यादा बोलते नहीं है, तुम लोग का इसको पर ध्यान देना है, ठीक है ना। इसको हम बार बार बोलते तो हमको भी लज्जा लगता है बोलने में, बार बार बोलते हैं कि लाइक कमेंट और ऐसा बोलने में हमको भी दिक्कत लगता है। इसलिए तुम लोग अभी खुद समझ आ रहे हैं यार, तुम लोग तो खुद समझ आ रहे तुम लोग कितना फ्रेंड है। तुम लोग शेयर करो पूरा एकदम अच्छा से, जितना भी तुम्हारा फ्रेंड है, जिस तरह से भी फ्रेंड है, सब जगह तुम शेयर करो, ठीक है ना। और इसके बाद तुमको जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। ठीक है ना बाबू, जय।